limiting case. Limiting case, it is the case of closest contact. Limiting case is the case of closest contact. कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का एक एग्जाम्पल जरा इमेजिन करो कि अगर एक कैटायन है और उसके कांटेक्ट में, इमीडिएट कांटेक्ट में 3 एनायंस हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 3। एक और जरा सिचुएशन को इमेजिन करें। ये 3 एनायंस हैं और इसके सेंटर पे एक कैटायन है। अगर अब आपसे पूछा जाए कि अब इस कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो अब भी 3 है, क्योंकि उस कैटायन के इमीडिएट कांटेक्ट में 3 एनायंस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे कैटायन एनायंस के कांटेक्ट में है, लेकिन एनायन एनायन के बीच में गैप है, यानी कि वाइड स्पेस, अनऑक्युपाइड स्पेस यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है? कैटायन इज इन कॉन्टेक्ट ऑफ 3 एनायन एंड एनायंस आर आल्सो इन द कॉन्टेक्ट ऑफ 1 अनदर, यानी कि अब और इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है और फर्दर क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल्स नहीं हो सकता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का ये क्लोजेस्ट कांटेक्ट पॉसिबल है, और इसे हम कहते हैं लिमिटिंग केस। केस ऑफ coordination number 3. So limiting case is the case of closest contact. No further closeness can be attained. Suppose करो इसमें कैटायंस के साइज को हम एक्सपैंड करना शुरू कर दें। कैटायन के रेडियस को, यहाँ पे कैटायन के रेडियस को हम बढ़ाना शुरू करते हैं, इंक्रीज करना शुरू करते हैं। क्या होगा? कैटायंस को जैसे ही एक्सपैंड करेंगे तो एनायंस के बीच में गैप आने लगेगा। एनायंस के बीच में गैप आने लगेगा। यहाँ गैप बढ़ने लगेगा। If we keep on increasing the size of cation, if we keep on increasing the radius of cation, the point will be reached when there will be enough space so that one more anion can be fitted. अगर इसको बढ़ाते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा जिस समय अगर इन सब को इकट्ठा कर दें तो यहाँ पे इतना स्पेस बन जाएगा कि एक और एनायन फिट हो सकता है, लाइक दिस। और हम कहेंगे कि ये लिमिटिंग केस आ गया ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। Limiting case of coordination number 4. Case of closest contact in coordination number 4. Closest contact के बारे में confusion स्टूडेंट पाल लेता अक्सर कि क्लोजेस्ट कॉन्टैक्ट उसको कहते हैं जिसमें कैटायंस सभी एनायन के कांटेक्ट में और सभी एनायंस भी आपस में कांटेक्ट में हो। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। याद है, कैटायन, all
3 एनायंस के कांटेक्ट में है और एनायन भी आपस में कांटेक्ट में है। इस ज्योमेट्री के लिए तो वो बात सच हो सकती है कि क्लोजेस्ट कांटेक्ट में कैटायन सभी एनायन के कांटेक्ट में और सभी एनायन भी एक दूसरे के कांटेक्ट में। ये है लिमिटिंग केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, लेकिन यहाँ पे वो बात अप्लाई नहीं हो रही। लिमिटिंग केस तो है बट सभी एनायन एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। कैटायन is in contact of all 4 anion and adjacent anions are in contact of one another। ये एनायन देखो इसके कांटेक्ट में नहीं है, तो लिमिटिंग केस में सभी एनायंस एक दूसरे के कांटेक्ट में हो ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि इट इज द केस ऑफ क्लोजेस्ट कांटेक्ट और फर्दर क्लोजनेस नहीं हो सकता। तो कोऑर्डिनेशन नंबर और लिमिटिंग केस ये दोनों बात अब हमें समझ में आ गया कि क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर सॉलिड स्टेट में और लिमिटिंग केस क्या होता है सॉलिड स्टेट में। ट्रू। अब हम रेडियस रेशियो रूल पे फिर से वापस चलें। क्या लिखा था हमने कि रेडियस रेशियो हैज कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू in the limiting case of a given coordination number। लिमिटिंग केस ऑफ ए गिवन कोऑर्डिनेशन नंबर में यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिमिटिंग केस की बात करें तो यहाँ पे r+r- का एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। लिमिटिंग केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए r+r- का एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। और इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक हम कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, उसके आगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्टार्ट होगा। तो अगर रेडियस रेशियो नोन हो तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये रेडियस रेशियो किस तरह के ज्योमेट्री में पॉसिबल है और उससे हम पता कर सकते हैं कि इस सॉलिड में किस तरह का अरेंजमेंट होगा। यानी कि विद द नॉलेज ऑफ रेडियस रेशियो वी कैन डिटरमिन, वी कैन एस्टिमेट द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस in a solid with the knowledge of radius ratio। सपोज करो हमें दिया गया है कि एक आयनिक सॉलिड है, इसमें कैटायन का रेडियस ये है, एनायन का रेडियस ये है। अब बताओ कैटायन के अराउंड कितने एनायन होंगे, एनायन के अराउंड कितने कैटायन होंगे। तो हम क्या करेंगे, उसका रेडियस रेशियो लेंगे और देखेंगे कि वो रेडियस रेशियो किस रेंज में आ रहा है और उसके बेसिस पे हम कहेंगे कि कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर ये हो सकता है, कैटायन के अराउंड इतने एनायंस possible। So radius ratio is going to be a very important concept। रेडियस रेशियो से पूरे सॉलिड स्टेट के बेसिक कॉन्सेप्ट का एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। रेडियस रेशियो पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी होता है और रेडियस रेशियो हम यूज भी करेंगे सॉलिड स्टेट में कई जगह नंबर ऑफ कैलकुलेशंस के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री में हमें रेडियस रेशियो डिटर्मिनेशन आना चाहिए और वही हम करने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द रेडियस रेशियो ऑफ ए गिवन ज्योमेट्री इन ए गिवन कोऑर्डिनेशन नंबर एंड दैट टू इन द लिमिटिंग केस। सो लेट अस स्टार्ट determination of radius ratio। रेडियस रेशियो डिटर्मिनेशन। सबसे पहले
कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में हम डिटर्मिनेशन करते हैं रेडियस रेशियो का. Let us work out radius ratio first for coordination number 3 and then we will see what we can interpret with the help of this radius ratio. हम क्या interpret कर सकते हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का लिमिटिंग केस को जरा हम विजुलाइज करें. ये हो गया 3 एनायंस और इनके सेंटर पे कैटायंस. ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 3 लिमिटिंग केस. अगर इन सभी एनायंस के सेंटर को ज्वाइन कर दें तो ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा. इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा ना, जिसका साइड 2 टाइम्स रेडियस ऑफ एनायन होगा. रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ. और अगर कैटायन के सेंटर को O से डिनोट करें, यहाँ पर O, तो O क्या है. सेंट्रॉइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल. O centroid of the triangle हो गया. इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक छोटी सी प्रॉपर्टी आप सब लोग जानते हैं, सुने होंगे, कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड को वर्टेक्स से कनेक्ट करें तो वो एंगल को बाइसेक्ट करता है. और अगर उसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो साइड को बाइसेक्ट करता है. लेट अस कॉल दिस पॉइंट P. इन right angle triangle BOP angle PBO 30 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल एंगल 60 डिग्री बाई 2 बाइसेक्टर हो गया 30 डिग्री. अगर हम cos 30 ले लें तो ये क्या हो जाएगा. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. बेस क्या होगा, BP अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा BO. अगर हम ध्यान से देखें तो P क्या है, ट्रायंगल के साइड का बाइसेक्टर. ट्रायंगल का साइड है 2r माइनस, तो साइड का जो मिड पॉइंट P है वहाँ से दोनों साइड का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा. यानी कि ये BP जो है वो रेडियस ऑफ एनायन है और BO क्या है. देखिए, बड़ा वाला सर्किल और छोटा वाले सर्किल के रेडियस का सम है. बिगर सर्किल इज एनायन, स्मॉलर सर्किल इज कैटायन. और दोनों सर्किल कांटेक्ट में हैं तो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस सम ऑफ देयर रेडिया है. यानी कि BO क्या है, रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन. और cos 30 क्या होता है, √3/2.
अगर इसको हम रीअरेंज करें, इन्वर्स ले लो दोनों से, अगर इन्वर्स ले लें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर प्लस अपॉन आर माइनस इज इक्वल टू 2 अपॉन √3, और आर प्लस अपॉन आर माइनस ये हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन √3, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये 0.155 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिमिटिंग केस में रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.155 आया। ये कांस्टेंट वैल्यू है, और इसको डिटरमिन करते समय हमने ये नहीं पूछा कि कैटायन कौन है, एनायन कौन है, सिर्फ हमने एक ज्योमेट्री लिया कि अगर ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री हो जिसके सेंटर पे कैटायन हो और वर्टिसेस पे एनायंस हो, तो वैसे ज्योमेट्री में लिमिटिंग केस में रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.155 हुआ। अब इसको जब हम इंटरप्रेट करते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अभी अभी हमने डिटरमिन किया इस ज्योमेट्री के लिए कि यहाँ पे रेडियस रेशियो का वैल्यू है 0.155। सपोज करो अगर कहें आपसे कि इस वैल्यू को डिक्रीज करना है, रेडियस रेशियो को डिक्रीज करना है, तो कैसे डिक्रीज हो सकता है ये वैल्यू मैथमेटिकली? या तो न्यूमरेटर को डिक्रीज कर दो या डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दो। न्यूमरेटर को डिक्रीज करो, न्यूमरेटर को डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि कैटायन को छोटा करो, कैटायन के रेडियस को कम करो। जरा विजुलाइज करो, अगर कैटायन के रेडियस को डिक्रीज करोगे if we decrease the radius of cation, what will happen? Imagine करो, cation will lose the contact of third anion। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है छोटे वाले स्फीयर को, कैटायन को कॉन्ट्रैक्ट किया। अगर कैटायन कॉन्ट्रैक्ट होगा that will lose the contact of one of the anion, and now the coordination number is 2 only। अगर एनायन को इंक्रीज करें, अगर एनायन को इंक्रीज करें तो क्या होगा? जरा इमेजिन करो, अगर आउटर सर्किल को बड़ा कर दें तो यहाँ पे जो सेंट्रॉइड पे जो होल बन रहा था उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज इफ वी इंक्रीज द साइज ऑफ anion, the radius of hole at the center will increase, and again cation will lose the contact of one anion, giving coordination number 2।
इसका मतलब क्या हुआ कि if r plus upon r minus is less than 0.155, coordination number will be 2. ये मिनिमम वैल्यू है रेडियस रेशियो का फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 3। तो अगर किसी आयनिक सॉलिड में केटायन एनायन का रेडियस दे रखा है और रेशियो निकाल के पता किया वो इससे कम आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उस सॉलिड में केटायन के अराउंड 2 ही एनायन होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। और अगर रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.155 या उससे ज़्यादा आ गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 या उससे ज़्यादा होगा, यानी कि if r plus upon r minus is greater than 0.155, coordination number will be 3 or more. और इनिशियल डिस्कशन में हमने देखा था कि अगर केटायन के साइज को इंक्रीज करते जाएं तो गैप आते जाएगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इतना स्पेस बनेगा कि एक और एनायन फिट हो सकेगा, और वो लिमिटिंग केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। वहाँ पे फिर रेडियस रेशियो निकालेंगे और इस रेडियस रेशियो से उस रेडियस रेशियो तक हम कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वहाँ से स्टार्ट। तो अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि इस रेडियस रेशियो के हेल्प से हम सॉलिड्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सॉलिड में किस तरह से पार्टिकल्स अरेंज्ड होंगे। अब अदर कोऑर्डिनेशन नंबर में भी हम डिटरमिन करते हैं, देखते हैं कि ये अदर कोऑर्डिनेशन नंबर में कैसे मालूम होता है रेडियस रेशियो। सो लेट अस डिटरमिन द रेडियस रेशियो in coordination number 4. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर दो इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री हैं जो हमें करनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट ज्योमेट्री में सेम कोऑर्डिनेशन नंबर में डिफरेंट रेडियस रेशियो का वैल्यू आ जाएगा। सो देयर आर 2 ज्योमेट्रीज पॉसिबल इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 2 कॉमन ज्योमेट्रीज पॉसिबल तो और भी हो सकते हैं। हमारे पर्पस का 2 ज्योमेट्री है जिसे हमें देखना चाहिए, और उसमें एक है टेट्राहेड्रल और दूसरा है स्क्वायर पेयर ज्योमेट्री। हम स्टार्ट करते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नाम से ही क्लियर है कि सेंटर पे अगर हम एक केटायन इमेजिन करें तो इसके अराउंड टेट्राहेड्रल कॉर्नर्स पे 4 टेट्राहेड्रल कॉर्नर्स पे 4 एनायंस इस तरह से होंगे। और लिमिटिंग केस में क्या होगा? क्लोजेस्ट कांटेक्ट होगा। अब देखो टेट्राहेड्रल 3D में होता, ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है, 3 डायमेंशनल डायग्राम है, और हमें इस पे ज्योमेट्री सॉल्व करना है। और जो प्रेजेंट फॉर्मेट में ड्राइंग है
इसको देख के नहीं लग रहा है कि इससे कोई ज्योमेट्री हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉलिड स्टेट में टेट्राहेड्रल को विजुलाइज करने के लिए हम इसे क्यूब के अंदर इंस्क्राइब करते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिड स्टेट में सबसे ज़्यादा बच्चा परेशान होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को विजुलाइज करने में। सो लेट अस इंस्क्राइब, लेट अस इमेजिन a tetrahedral geometry inside a cube। एक क्यूब के अंदर इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को जरा विजुलाइज करें। ये एक क्यूब है। इमेजिन कर लो कि जिस रूम में हम बैठे हैं, जिस क्लासरूम में हम बैठे हैं, वो एक क्यूबिक क्लासरूम है। अगर इस क्लासरूम के बॉडी सेंटर को रूम के बिल्कुल सेंटर को, अगर इस रूम के 4 अल्टरनेट कॉर्नर, एक इस कॉर्नर से, एक उधर वाले कॉर्नर से, एक इधर वाले कॉर्नर से, एक उधर वाले कॉर्नर से, 4 अल्टरनेट कॉर्नर से ज्वाइन कर दें, तो ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट होता है, फॉर्म होता है। क्यूब में इमेजिन करो कि इस क्यूब के बॉडी सेंटर को, यहाँ पे कहीं बॉडी सेंटर होगा, 4 अल्टरनेट कॉर्नर से ज्वाइन कर दें। एक इसे ले लें तो एक सामने वाला, एक इधर से होगा और एक इधर से। अगर क्यूब के 4 अल्टरनेट कॉर्नर्स को समझो, ये 2 कॉर्नर इस फेस पे आ गया, ये 2 कॉर्नर इधर वाले फेस पे आ गया। 4 अल्टरनेट कॉर्नर से अगर ज्वाइन कर दें, that gives a perfect tetrahedron। Tetrahedral inside a cube, a cube के अंदर tetrahedral। लिमिटिंग केस में क्या होगा? अच्छा, सेंटर पे क्या है? कैटायन है। Cation is at center and anion at corners। लिमिटिंग केस में क्या होगा कि फेस पे जो एनायंस हैं वो आपस में कांटेक्ट में होंगे, ये आपस में कांटेक्ट में होंगे। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, एक फेस को बाहर निकाल के हम देख सकते हैं तो क्या होगा। इमेजिन करो ये एक फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल। तो अगर इस क्यूब का साइड लेंथ a है और ये एनायंस है, तो ये फेस डायगोनल क्या होगा? ये फेस डायगोनल √2a होगा और ये √2a 2 times रेडियस ऑफ एनायन होगा। ये देखो, ये क्या 2 times रेडियस ऑफ एनायन।
और बॉडी डायगोनल को जरा इमेजिन कर, इसका बॉडी डायगोनल क्या होगा, इस क्यूब का बॉडी डायगोनल जो कि √3a होता है, ये 2 टाइम्स, अगर हम यहाँ से कुछ डिस्टेंस p और बॉडी सेंटर को q कर लें तो 2 टाइम्स pq होगा, क्योंकि बॉडी सेंटर बॉडी डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। pq क्या है? p इज द सेंटर ऑफ एनायन एंड q इज द सेंटर ऑफ कैटायन, और दोनों कॉन्टैक्ट में है। तो pq डिस्टेंस रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन के सम के बराबर होगा ना, यानी कि ये आ जाएगा 2 टाइम्स रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन, और इसे इक्वेशन 2 इमेजिन करिए। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करोगे, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन, 2 कट जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा √3a, a कट जाएगा अपॉन √2, और ये 1 प्लस r प्लस अपॉन r माइनस, इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो ये r प्लस अपॉन r माइनस जो है ये √3 माइनस √2 अपॉन √2 हो जाएगा, और जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये 0.225 के बराबर, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 विथ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिमिटिंग केस में रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.225, यानी कि 0.155 से लेके 0.225 तक कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, और यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्टार्ट होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को हम देखते हैं। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री तो जरा हम देखें, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रीज क्या है कि 4 एनायंस आपस में कांटेक्ट में हैं, और इनके सेंटर को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ऑब्वियसली एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और सेंटर पे एक कैटायन रखा हुआ इस तरह से, ठीक है ना। इसे A B C D कर लो, और एक वर्टेक्स को, इस स्क्वायर के एक कॉर्नर को सेंटर से कनेक्ट कर दो, और वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो साइड पे, और इसे P ले लो, इसे O ले लो। तो AOP में अगर पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दें तो क्या होगा, AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। AP क्या होगा, हाफ ऑफ द AB, और AB क्या है, दोनों एनायन कांटेक्ट में है, इन दोनों के बीच का इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस AB 2 टाइम्स रेडियस ऑफ एनायन, सो AP क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द AB, ये रेडियस ऑफ एनायन हो जाएगा। OP क्या होगा, OP यहाँ O, ये देखो
OP ये डिस्टेंस है, और ये भी हाफ ऑफ द साइड है, ये भी रेडियस ऑफ एनायन है। देयरफॉर AO स्क्वायर, AO क्या है, रेडियस ऑफ एनायन। देखो ये एनायन और कैटायन दोनों टच कर रहा है, तो AO दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन का स्क्वायर इज इक्वल टू AP R माइनस स्क्वायर AO R माइनस स्क्वायर 2R माइनस स्क्वायर। तो R माइनस प्लस R प्लस इज इक्वल टू रूट ले लेंगे, √2 R माइनस को इधर ले आओ, ये हो जाएगा R प्लस अपॉन R माइनस इज इक्वल टू, ये 1 उधर चला जाएगा, √2 माइनस 1, ये 0.414 हो जाएगा। √2 कितना होता है, 1.414 माइनस 1। ये देखो स्क्वायर प्लेनर में हमने रेडियस रेशियो डिटरमिन किया। तो वही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लेकिन ज्योमेट्री चेंज हुआ, रेडियस रेशियो लिमिटिंग केस में चेंज हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 विथ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री विल हैव रेडियस रेशियो 0.414। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.155 से लेके 0.414 तक अगर रेडियस रेशियो होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 मेंटेन रह सकता है, प्रोवाइडेड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है ना। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में करने को कुछ नहीं है, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बस एक लॉजिक है, जरा उसे समझ लें। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 coordination number 6 with octahedral geometry, इसमें क्या है कि we have in limiting case 4 anions present at the corner of a square प्लेनर अरेंजमेंट है, और इस स्क्वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर अगर आप 2 एनायन को ऊपर और नीचे से रख दो, जरा इमेजिन करो, ये स्क्वायर के ऊपर से एक एनायन और नीचे से एक एनायन को लाके चिपका दो कैटायन में, तो इस कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6 ऑक्टाहेड्रल। और इसे स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कहते हैं। स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर बेस और टॉप एंड बॉटम पे पिरामिड बना है। तो बेस देखो वही है जो स्क्वायर प्लेनर में था, बेस की ज्योमेट्री चेंज नहीं हुई, हैज सेम ज्योमेट्री ऑफ बेस एज ऑफ स्क्वायर प्लेनर, therefore R plus upon R minus will still be 0.414. But we have concluded कि square planar with coordination number 4 and octahedral with coordination number 6 have same geometry of the base, and therefore they have same value of the radius ratio in their limiting case. एक आखिरी ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर 8 का है, उसको देख के रेडियस रेशियो को हम आज कंप्लीट करते हैं।
So let us see the last geometry of coordination number 8, radius ratio. In coordination number 8. कोऑर्डिनेशन नंबर 8 को इमेजिन करने के लिए हम एक क्यूब लें और इस क्यूब में इमेजिन करो इंडिपेंडेंटली कि पहले इनके कॉर्नर्स पे हमने 8 एनायंस को रख दिया क्लोजेस्ट कॉन्टैक्ट में। 8 एनायंस को हमने क्लोजेस्ट कॉन्टैक्ट में रख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 स्फीयर को एक प्लेन पे इमेजिन करो क्लोजेस्ट कॉन्टैक्ट में, और इसी तरह का एक और स्ट्रक्चर इसके ऊपर सुपरइम्पोज कर दो। तो क्या होगा, 3D में वो एक क्यूब का शेप ले लेगा, 2R 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 2R, और इसके ऊपर जब सुपरइम्पोज करोगे तो इसके ऊपर जो स्फीयर आएगा उसका सेंटर और यहाँ इसके सेंटर के बीच का भी डिस्टेंस 2R होगा। तो हमने ये एनायन का एक क्यूब इमेजिन किया। दे आर ऑल एनायंस एंड दे आर इन देयर क्लोजेस्ट कॉन्टैक्ट ऑल्सो। अब जरा इमेजिन करो कि जब 4 स्फीयर को एक प्लेन पे रखेंगे तो यहाँ पे एक वॉइड बना, और इसी तरह का एक और ऊपर से सुपरइम्पोज कर देंगे तो क्यूब बनेगा, और उस क्यूब का बॉडी सेंटर खाली होगा। यानी कि इस क्यूब में बॉडी सेंटर वेकेंट होगा। इमेजिन करो कि उसके बॉडी सेंटर पे हमने एक स्फीयर रख दिया, और उस स्फीयर का लार्जेस्ट पॉसिबल साइज है विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल क्यूब, विदाउट डिस्टर्बिंग द डायमेंशन ऑफ द ओरिजिनल क्यूब।